Dear students, good morning. In my previous lecture, we discussed about the PP, Public Prosecutor, as given under Section 24 of the CRPC. There were 9 subclauses of Section 24, and about the appointment of PP and APP, Upper Public Prosecutor. Now, there are some case laws, though the case laws are not so important in CRPC because the basic material of the CRPC is so vast, but you should know these facts. So I am going to refer some cases and which you have to know. पिछले लेक्चर में मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में सेक्शन 24 के बारे में डिस्कस किया था, 24 ऑफ द सीआरपीसी, और उसमें पीपी के बारे में और एपीपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ केस लॉज रह गए थे, हालांकि सीआरपीसी में केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हैं जो आपको जानना चाहिए। हाँ, कुछ छोटी मोटी बातें रह गई थी, उसको आज इस स्लाइड के थ्रू क्लियर कर देते हैं। एक तो महानगर क्षेत्र में पैनल तैयार करने के लिए परामर्श संबंधी क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन सत्र या मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के साथ ही किया जा सकता है। तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंसल्ट किया जाता है, उस तरह से अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश है, सेशन न्यायाधीश है, उससे कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। और वहां पर जिला मजिस्ट्रेट से किया जाता है। करता तो डीएम है, लेकिन वो विद कंसल्टेशन ऑफ द सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट करता है। और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन में वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज की जगह यहाँ मेट्रोपॉलिटन सेशन जज आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट और रह गया था कि लोक अभियोजक एक दूसरे को मामले चलाने के निर्देश दे सकता है और वह संहिता के तहत लोक अभियोजक होगा। यानी एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपने साथ, हालांकि उसका नाम ही अलग है, अपर है, लेकिन वो दूसरे कोर्ट में जो उसके साथ के हैं वो हायरार्की के आधार पर अपने से दूसरे वाले को निर्देश दे सकता है, क्योंकि पीपी तो एक ही होता है और बाकी सब एपीपीज होते हैं, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दूसरे अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कुछ निर्देश दे सकता है अगर जैसी की आवश्यकता हो। और इसके बाद एक दो पॉइंट ये है कि सरकारी वकील न तो सरकारी वकील है और न ही वो विशेष सरकारी वकील आपराधिक कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई गवर्नमेंट लीडर है नहीं है जो न तो सरकारी वकील और न ही विशेष सरकारी वकील, यानी जो पिछली बार बताया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो अपॉइंट नहीं है तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वो असाइन हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें। और एक पॉइंट ये है कि सहायक लोक अभियोजक के रूप में पात्र नहीं है जब तक कि उसके पास संहिता धारा 24 सब क्लॉज 7 में निर्दिष्ट योग्यताएं नहीं हो। यानी पिछले बार आपने पढ़ा होगा जो सेक्शन 24 सब क्लॉज 7 में कि पीपी होने के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है, और स्पेशल पीपी अगर अपॉइंट हो रहा तो उस कंडीशन में 10 ईयर का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जरूरी है। तो अगर किसी के पास जैसा भी स्थिति हो, अगर वो 7 साल या 10 साल की टीचिंग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है तो उस कंडीशन में वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब हम चलते हैं केस लॉस के ऊपर। तो सीआरपीसी में मुझे 6 केसेस साइट करने के लिए ठीक लगे इस पॉइंट पर, तो वो 6 केसेस मैंने इस स्लाइड के माध्यम से दिखाया है। एक ये स्लाइड है जिसमें 3 केस आपको दिख रहा है, त्रिलोकनाथ पांडे का, ओम प्रकाश जोशी का और विनय कुमार श्रीवास्तव का। और नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनु शर्मा और जयललिता का केस है। तो ये 6 केसेस हैं जिससे कि पीपी के पॉइंट पर क्या भी स्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं कि इस केसेस में क्या क्या जजमेंट आ गए हैं। तो 4 लाइन में इसको देख लेते हैं जजमेंट को। सबसे पहले आप देख लीजिए, त्रिलोक पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये जिले में सरकारी अधिवक्ता का पद सिविल पद नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच स्वामी और सेवक के
संबंध नहीं है। तो ये क्लियर कहा गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सिविल सर्वेंट के अंतर्गत तो नहीं आएगा, ठीक है ना। पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिविल पोस्ट बिकॉज देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड द सर्वेंट। तो सिविल लोक सेवक या सिविल सर्विसमैन ये पीपी नहीं होता है। ये त्रिलोकनाथ पांडे के कोर्ट में केस में कोर्ट का ये जजमेंट है, इलाहाबाद कोर्ट का। और नेक्स्ट केस है ओम प्रकाश जोशी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें ये कहा गया कि महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता आदि राज्य के अधीन नियोजन के पद नहीं है। यानी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, स्टेट एडवोकेट एक्सेट्रा आर नॉट पोजीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। ये सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, नियोजक नहीं है, नियोजन में नहीं है, क्योंकि इनको तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, पर केस के हिसाब से इनको ऑनरेरियम मिलता है। इसी तरह से विनय कुमार श्रीवास्तव बनाम यूपी के मामले में जिला न्यायाधीश, ये कहा गया कि जिला न्यायाधीश की अनुशंसा के बिना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी पैनल लॉयर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। जैसा कि 24 में आप देख चुके हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट करना हो या तहसील लेवल के कोर्ट में अपॉइंट करना हो, पीपी जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जब तक जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुशंसा नहीं हो, उसके द्वारा एक तरह से रेकमेंड नहीं किया गया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पीपी अपॉइंट नहीं कर सकता। तो इसमें आप क्लियर कट देख रहे हैं कि जो एक तरह की मोनोपोली है या अपना जो मनमानापन है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि अभी भी ये चीजें, कल मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि ये अपॉइंटमेंट पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है, और आप देखेंगे जब जिसकी सरकार होती है उसके जो प्रो विचारधारा के एडवोकेट्स हैं वही पीपी अपॉइंट होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास जो ऊपर से आदेश आता है वो करता है। और इस मामले में भले ही ये प्रोविजन जरूर बने हुए हैं कि विद द कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन हमें लगता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट जज कभी अपोज नहीं करते, जो पैनल वहां से भेजा जाता है उसको अप्रूव कर देते हैं। इसी कारण से ऐसी स्थिति है, अदरवाइज चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मना भी कर सकता है, क्योंकि उसके ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हाईकोर्ट के माध्यम से की जाती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई पैनल भेजा जाता है और उस पैनल में उसे लगता है कि नहीं कोई एडवोकेट पीपी बनने योग्य नहीं है, तो वो उसकी अनुशंसा नहीं भी कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक देखने को आमतौर पर मिलती नहीं है। एक ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का केस है। इसमें ये कहा गया कि जो लोक अभियोजक को न्यायालय के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, न कि राज्य सरकार के हुक्म के अनुसार। आमतौर पर देखा जाता है कि पीपी जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए कि लगभग काफी डिस्ट्रिक्ट में या काफी स्टेट्स में मैं देखता हूँ जो पीपी है वो, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें कि वो बिल्कुल उसकी मेरिट पर अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जनरली वो थोड़ा सा पॉलिटिकल झुकाव उनका होता है और वो सरकार से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए कई बार ऊपर के आदेश को वो इग्नोर नहीं करते। जबकि कोर्ट में ऐसा ऑब्जर्व किया होगा अमरिंदर सिंह के केस में, तो कोर्ट ने ये कहा कि उसे जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और वो भी पीड़ित के हित के रूप में। और जो एडवोकेट एक्ट है वो भी यही कहता है कि जो एडवोकेट्स हैं उसको अपनी एथिक्स की पालना करनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में ये इन्फोर्समेंट एक तरह का गाइडलाइन है कि पीपी अगर उसकी ड्यूटी में कहीं कोई कमी दिखती है, जो उसे करना चाहिए थे वैसा न करके सरकार के निर्देश के अनुसार उसने कुछ किया, तो ये एक्शनेबल हो सकता है। और एक मनु शर्मा का केस है। इसमें ये स्पष्ट किया गया कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा लोक अभियोजक द्वारा बचाव के लिए कुछ सबूतों के गैर प्रकटीकरण के लिए कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं किया गया है, जो इस तरह के प्रकटीकरण करने के लिए कर्तव्य के तहत है, अभियुक्तों के परीक्षण को अनुचित नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। यानी कोई ऐसा तथ्य है जो कि लाया जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं लाया गया, तो केवल इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि उसका जो अभियुक्तों का परीक्षण है वो नहीं किया गया सही ढंग से। इन चीजों को जो लैकुनास रह जाते हैं प्राइमरी ट्रायल में, उन चीजों के बेसिस पर फिर आगे अपील की जा सकती है। तो किसी पीपी को इस आधार पर उंगली उठाना
कि उसने ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया, या ये नहीं करना चाहिए था, इसने ये किया, ये एक छोटी बात है। और मनु शर्मा के केस में कहा गया कि इसमें पीपी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस वक्त हम प्लीडिंग करते हैं उस वक्त वो चीजें उपलब्ध नहीं होती या रिकॉर्ड पर नहीं होती, और केस के जजमेंट होने के बाद वो चीजें रिकॉर्ड में आती हैं। अब उस वक्त अगर हम पीपी को दोष ठहराएं कि भाई ये चीजें लानी चाहिए थी, ये वो हो सकता था, तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो इस चीज को मनु शर्मा के केस में क्लियर किया गया कि इस कारण से ये नहीं कहा जाएगा कि जो अभियुक्तों का परीक्षण किया गया वो परीक्षण सही नहीं किया गया है। एक पी जिग्नेश का केस जिसमें ये कहा गया कि जो मृतक की विधवा से अनुरोध पर पुलिस विभाग द्वारा समर्थित विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति सार्वजनिक हित में थी अविनिर्धारित की गई। यानी एविडेंस एक्ट को अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पुलिस के द्वारा सपोर्टेड कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जस्टिफाइड नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं पर सेक्शन 24 ये भी कहता है कि अगर आप एडिशनल लॉयर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो और वो रिक्वेस्ट करती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से एक पीपी अगर अपॉइंट कर दिया गया, एक एडवोकेट असाइन कर दिया गया एडिशनल, तो उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया था जिसपे कोर्ट ने कहा कि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे कई सारे इश्यूज जुड़ते रहते हैं। पीपी का अपॉइंटमेंट, कौन पीपी अपॉइंट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, पीपी के जो कार्य है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो इस तरह के कई सारे मामले आए हैं और कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। एक लास्ट जजमेंट है, ये सेल्वी जयललिता का। जयललिता जहाँ मुख्यमंत्री थी, कहाँ की, तमिलनाडु की। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श किए बिना उनकी क्षमता या उपयुक्तता पर सवाल उठाए बिना एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिया, यानी एक स्पेशल पीपी अपॉइंट किया गया इस केस में। ठीक है, उक्त नियुक्ति के लगभग 7 महीने तक बिना किसी आपत्ति के वो अपने कार्य जारी रखे। अब उसके बाद उसके ऊपर आपत्ति उठाई गई कि साहब ये उचित नहीं है, तो न्यायालय ने ये माना कि पार्टी की इस शिकायत को उठाने का हकदार नहीं है, क्योंकि 7 महीने से वो ऑलरेडी काम कर रहा है, जब तो ठीक था। यानी कोई इश्यू उठ गया होगा, क्योंकि मामला पॉलिटिकल था और कई सारे रेस उठे, तो कोर्ट का ये क्लियर कट था कि अगर किसी स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट की जा रही है तो आप उसी समय उसको ऑब्जेक्ट करो कि क्यों अपॉइंट किया। अगर अपॉइंट कर दिया और 7 महीने तक वो कंटिन्यू काम कर रहा है और तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो 7 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया जब उसके काम पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। तो इस चीज को कोर्ट ने एक्चुअली रूल आउट किया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर कि ये नहीं कहा सकता कि ये जजमेंट कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट हो गया। ये अगली बार फिर ये बदल भी सकता है। कोई पीपी अगर, कोई जरूरी थोड़ी है कि पहले दिन ही वो सही हो और बाद में गलत हो जाए, या पहले दिन गलत हो और बाद में सही हो जाए। वो काफी समय सही काम कर सकता है। हो सकता है बाद की किसी ऐसी स्थिति में सरकार का प्रेशर हो और सरकार के प्रेशर को मानते हुए उसने कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था, या कुछ करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में उसकी नियुक्ति पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे और ऐसे तरह के प्रॉब्लम फिर भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। फिर भी हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये केसेस इंपॉर्टेंट है और होम एग्जाम में आप इतना ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे, तो लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद सेक्शन 24 जो है वो पीपी के बारे में है, और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 स्पेशली जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में है। तो इसकी चर्चा हम एक दूसरे लेक्चर में करेंगे, और आज पीपी और उसके केसेस के बारे में ही कंप्लीट करते हैं इसको।